नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। रुतबे की लड़ाई आज खत्म तो नहीं हुई, लेकिन रुक गई है। रुतबा किनका? मैं डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की बात कर रहा हूं। उनके रुतबे की लड़ाई आज खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए विराम जरूर लगा है। उपराज्यपाल ने टेलीफोनिकली उनकी कन्वर्सेशन किया और कहा है कि वो 12 को वो जम्मू आएंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे। आपको मूल बात बता दें कि ये डीडीसी के सदस्य क्यों हड़ताल कर रहे हैं। डीडीसी के सदस्यों का कहना है कि चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि जो चेयरमैन होगा उस चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा और जो वाइस चेयरमैन होगा उसको एमओएस का दर्जा दिया जाएगा और सदस्य को एक एमएलए जैसा रुतबा दिया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विरोधी दल ये भी कहते हैं कि आखिरकार ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि इनको जिताया इसलिए गया था कि उनके हल्के की समस्याओं का निवारण होगा। बट ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इनकी माने तो सदाकत ये भी है कि इनसे ये वादा किया गया था कि जो चेयरमैन बनेगा उसको कैबिनेट का रुतबा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा, भले ही ओथ ना दी गई हो, और जो वाइस चेयरमैन बनेगा उसको एमओएस और जो सदस्य होंगे वो विधायक के रूप में होंगे। आज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने जब बात की तो उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें टेलीफोनिकली आश्वासन मिला है, जिसके चलते हमने फिलहाल हड़ताल को टाला है। कल तक ये मास रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। अब करने वाले अगर 2 मिनट चुनके हमें जहाँ भेजा, आज कल से हम जहाँ धरने पर हैं और मैं हुआ उसको दूर करके इनका जो स्टेटस है वो बाहर। कल से जहाँ धरना लगा था पंचायत राज सिस्टम में, जहाँ पर चुनाव हुए लगातार 4 महीने से हो रहे हैं और डीडीसी के चुनाव हुए, उसके बाद ख़त्म होने के बाद जब एम्पावरमेंट करने की बारी आई तो हमें बिल्कुल लास्ट पायदान पे रख दिया। बहुत शुरू से ये बात थी कि चेयरमैन को मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा और वाइस चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, और जो हमारा ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको एमएलए के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब कल एक प्रेसिडेंट्स निकला, एक लिस्ट निकली, एक स्टेटस की जो बात आई बाहर, तो उसमें कहीं कुछ भी नहीं निकला। तो इसलिए सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज वो प्रोटेस्ट दोबारा जहाँ पर जारी हुआ, अभी हमने प्रोटेस्ट जो है उसको कल्टिनेट किया, ख़त्म किया है। अभी हमने हमारी बात माननीय एलजी महोदय से तक पहुंची। उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि 12 तारीख को एलजी महोदय जम्मू में तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ बैठेंगे, बात करेंगे और जो उन्होंने कहा है कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो हम दूर करेंगे और जो भी आगे फैसला होगा आपके साथ सलाह मशवरा करके करेंगे। हाँ, प्रोटेस्ट जो है अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कश्मीर से जो भाई बहन आए हैं उन्होंने वापस भी जाना है और जम्मू से भी दूर दराज से जो लोग आए हैं वो वापस जाएंगे। अगली जो हमारी बैठक एलजी महोदय से होगी, वो हमारी जो कोर ग्रुप की कमेटी बनी है उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद आगे 12 तारीख को वो आएंगे। उसके बाद जो सूटेबल टाइम हमें मिलेगा, क्योंकि कश्मीर से लोग वापस आएंगे 1, 2, 10, 15 लोग, तो उसके बाद वो टाइम हमें 13 को या 14 को हमें मिलेगा। कि सरकार की मंशा और एलजी महोदय की मंशा यही है कि जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन जो है पीआरआई का मजबूत हो, तो मजबूती तभी होगी जब इसके जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनको मजबूत किया जाएगा, उनका स्टेटस अच्छा दिया जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो इनजस्टिस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हुआ है वो दूर होगा और जब इंस्टीट्यूशन जो है मजबूत होगा। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में 73rd अमेंडमेंट इन टोटो लागू हो पाएगी? हालांकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद आगे की प्रक्रिया भी कंप्लीट होगी, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी नियुक्त हो गए। लेकिन अब रुतबे की लड़ाई, प्रोटोकॉल की लड़ाई के चलते ये सारा का सारा सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है। अब 12 तारीख को जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, उपराज्यपाल जम्मू में आएंगे, उपराज्यपाल यूटी जम्मू कश्मीर में आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे और कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तो क्या होगा। लेकिन इनका कहना है कि हमारे साथ जो वादा किया गया था उस वादे को निभाना चाहिए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कैबिनेट और
MOS का दर्जा मिलना चाहिए। आज चुनाव हो गया, चुनाव में जीतकर डीडीसी मेंबर जो है बाहर आ गए। जब प्रोटोकॉल की बात थी ये अपनी कमिटमेंट्स भूल गए और जो काली भेड़ें जो जेके ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो बैठी हैं उनका सारा रोल है। मोदी साहब चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी जो है मजबूत हो, बट जहां तक 3 टायर सिस्टम की बात है, 3 टायर सिस्टम में आप देख लीजिए, पहले इन्होंने सरपंच को बर्बाद किया, उसके बाद बीडीसी जो बनाए उनके साथ झूठे वादे किए कि 25-25 लाख रुपए सीडीएफ मिलेगा, बीडीसी के पास ये पावर होगी। अब डीडीसी जो जीत के आए हैं उनको इन्होंने कहा था कि मिनी एमएलए का स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन आज डीडीसी जो है उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और रही बात प्रोटोकॉल की, मेरे को लगता है कि एक 4th क्लास एम्प्लॉय से भी नीचे डीडीसी को रखा गया है। और रही बात अनियम की जो बात कर रहे हैं तनख्वाह की, तनख्वाह जो है चीफ साहब अपने पास रखें, शीतल नंदा जी अपने पास रखें, लेकिन लोगों का जो मैंडेट है मिनी एमएलए का जो लोगों ने वोट किया है जिस जोश के साथ, अब लोगों की जो उम्मीदों पर एक डीडीसी मेंबर जीतकर दर हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो फिर सोचिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नौकरशाह हैं, ये आम जनता के साथ क्या करते हैं। और अगर अफसरशाही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बैठे हुए हैं आम जनता के साथ क्या करते होंगे। अगर हमें प्रोटोकॉल आपने डीएम का दिया है, इसका मतलब कि कहते हैं डीसी पहले इनके काम कर रहे थे, तो फिर हमें क्या जरूरत थी बनाने की। हमारे साथ मजाक किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम एक मैसिव रेजिग्नेशन यहाँ पर तैयार करके गवर्नर साहब को सौंपेंगे, जहाँ तो जो प्रोटोकॉल आपने हमारा फिक्स किया, जो ऑर्डर निकाला है उसको रिवोक करें, नहीं तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो महिला सदस्य हैं या महिला वाइस चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि हमें रुतबे का संघर्ष किया है, हमें सैलरी ऑनरेरियम नहीं चाहिए, भले ही सरकार अपने पास रखे, लेकिन जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक जो रुतबा देना है एटलीस्ट उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो पहले वादे किए गए थे और इन्होंने अपना वो 3 टायर सिस्टम जो पूरा करना था वही करके उन्होंने वो अपनी औकात दिखा दी हमें। तो हम यही मांग करते हैं कि जो 3 टायर आपने सिस्टम किया है, टायर तो नहीं थे 3 जो आपने प्रोटोकॉल दिया है उस हिसाब से वो टायर ही पंचर हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए, जो चेयरपर्सन है उनको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाए और जो वाइस चेयरपर्सन है उनको MOS का दिया जाए और जो मेंबर्स हैं उनको MLA के इक्वल किया जाए, ताकि हम अपनी आवाम के मसाइल हल कर सकें और उनकी जो परेशानी है उनको पूरा कर सकें। जो गलत काम हम नहीं करना चाहते, जो पैसे हम यही चाहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए ताकि हम लोगों के मसाइल हल कर सकें। हमारी जो ये प्रोटेस्ट है, जो हम जो जदोजहद कर रहे हैं, ये हम अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है। मैंने कल मीडिया पे देखे कि लोग बोल रहे हैं अपनी पे के लिए रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी पे के हमें 15,000 में हमें 15,000 नहीं चाहिए, अपने पास रखें, हमें हमारा प्रोटोकॉल दे, जैसा हमें वादा किया था इलेक्शन से पहले, हमें वो प्रोटोकॉल चाहिए, बस हमारी इतनी मांग है। अगर हमें ये स्टेटस मिलेगा तभी तो हम लोगों के पास जाके उनके काम कर सकेंगे, ऐसे हमारी अथॉरिटी ही क्या है। दर्शकों, एक सदस्य ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या क्या उनकी डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड है। जब उपराज्यपाल आएंगे तो उनसे किस तरीके से बातचीत की जाएगी, गतिरोध समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी की सभी सदस्य, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हो या बाकी दीगर जितने भी सदस्य हो, सब यूनाइट है और एकजुटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि उनको रुतबा चाहिए, वो रुतबा जो चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया। विटनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटोकॉल ओब्लिक पावर्स रिलेटेड फियास्को, इसमें लिखा है जम्मू, while addressing press and print media outside Press Club Jammu as a part of ongoing agitation of DDCs, about 100 odd chairpersons, oblique vice chairpersons and members of DDC stuck to their guns and outrightly rejected the protocol fixed by UT dispensation. The way and style with which DDCs have been dealt with defies the urgency and importance attached to them by Pradhan Mantri ji as well as LG Sahab, while accusing administration of ruling with too high a hand in J&K and try to negate and nullify the vision and action plan of Bharat Sarkar. DDC members have reiterated their both two demands, that the orders
prescribing protocol and honorarium of chairpersons / vice chairpersons / DDC members should be rescinded immediately. ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚਨੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200 ਦੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਚਨੋਈ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ और असें भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਆ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ प्रोटोकॉल ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ प्रोटोकॉल है ग्राउंड ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ भी अहमियत नहीं है। अस चाहते हैं कि इसी जमीनी स्तर पर इस प्रोटोकॉल की लागू किया जा और आने वाले दिनों च पूर्ण तरीके कन्नै साढ़े चाहे वो पंच न सरपंच न बीडीसी चेयरमैन चाहे साढ़े डीडीसी मैंबर न डीडीसी दे जेड़े चेयरपर्सन न वाइस चेयरपर्सन न सारे की पावरफुल किया जा सारे की जेड़े उनके हक कूपन दिते जान। ये जेड़े साढ़े ब्यूरोक्रेट न उन्हें इनके पर कब्जा करिए रखा उन्हें इन्हें सारियां पावरें की साड़ियाँ जड़ा है हाईजैक करिए रखा और साड़ी जड़ी लड़ाई है साढ़े जेड़े ब्यूरोक्रेट ने जम्मू कश्मीर के उनके खिलाफ है ना कि कोई सरकार के खिलाफ है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह और चाहते हैं कि साढ़े जम्मू कश्मीर पंचायती राज मजबूत हुआ है लेकिन जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट हैं इन्हें ये गल पचाती नहीं है। इतने गला जो साड़ा ये प्रदर्शन चला था कल भी साड़ा सर्किट हाउस जो प्रदर्शन होया उसके बाद अज प्रेस क्लब च रखा अगर साड़ियाँ डिमांडा जड़ियाँ असें नहीं दित्तियां वो नहीं मनिया गई आने वाले दिनों च सारे 200 के 80 जिन्ने भी साढ़े डीडीसी मैंबर हैं सारे रिजाइन करन कटे। दर्शकों सुरक्षा बलों की सतर्कता के साथ जैश का एक बड़ा प्लान विफल हो गया है। जैश ने एक प्लान बनाया था कि कार आईईडी विस्फोट किया जाएगा लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों की कॉमन इनपुट के चलते ये जो प्लान था इनका ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि यह बहुत बड़ी घटना हो सकती बड़ा आतंकी हमला हो सकता था जो सतर्कता के साथ बच गया है। उन्होंने कहा कि मैग्नेट बम का भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पिछले कुछ दिन से अवंतीपुर पुलिस 2 मॉड्यूल पर काम कर रहा था। जो एक जैश का मॉड्यूल है जैश मोहम्मद एक कार बेस्ड व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना चाह रहा था पामपुर एरिया में पामपुर हो चाहे एनएच पर। उन्होंने एक साहिल नजीर ये पामपुर का है बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसको बहुत दिन से टेलीग्राम और जंगी जो ऐप्स के इसको थ्रू इसको मोटिवेट किया और इसको कहा गया कि तुम एक सेकंड हैंड कार मैनेज करो उसको पैसा दिया और नॉर्थ कश्मीर से एक्सप्लोसिव आना था उसमें इसमें डाल करके इस एरिया में व्हीकल वेस्ट आईडी ब्लास्ट करना था। उसके बाद अवंती पुलिस इसको ट्रैक करते रहा इसको टेक्निकल एंड से हम जब जीरोइंग कर लिए फिर कॉर्डन लगा के इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इन्होंने बताया कि इसका एक एसोसिएट है केसर अहमद है अगेन पामपुर का है और OGW भी रहा पिछले 2 साल से उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कार का बता दिया। तो एक तीसरा है मोहम्मद यूनिस फयाज वैन का उसके घर से ये हम लोग कार को रिकवर कर लिए। यही वही कार है जिसमें आईडी ब्लास्ट करना था। कार का मारुति कार है गाड़ी का नंबर है JK01E0690 ये मारुति कार है। उसके बाद तीसरा इसका एसोसिएट है यासिर अहमद वानी इसको ही पकड़ा गया। ये 4 आदमी को हम लोग पकड़ लिए हैं। जम्मू पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया उसमें करीब 2 दर्जन पकड़ा गया स्टिक बम। हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर में कुछ आया है लेकिन हम लोग काफ़ी सर्च किया अभी तक मिला नहीं है और पूरा हम लोग हर एक सिक्योरिटी फोर्स को पुलिस को हर एक को अलर्ट कर दिए। आर्मी को उनको फ़ोटो दिखाया गया एयरपोर्ट पर जाके मैंने पर्सनली दिखाया ऐसे वाले को कि किस टाइप का होता है इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट होता है काफ़ी अलर्ट कर दिए। इसके लिए हम लोग SOP पे थोड़ा अमेंड किए। उसके बाद अवंती पुलिस इसको ट्रैक करते रहा इसको टेक्निकल एंड से हम जब जीरोइंग कर लिए फिर कॉर्डन लगा के इसको पकड़ लिया गया।
पकड़ने के बाद इन्होंने बताया कि इसका एक एसोसिएट है केसर अहमद है, अगेन पामपोड़ का है और OGW में रहा पिछले 2 साल से। उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कार का बता दिया। तो एक तीसरा है मोहम्मद यूनिस फयाज वैन का, उसके घर से ये हम लोग कार को रिकवर कर लिए। यही वही कार है जिसमें ID ब्लास्ट करना था। कार का मारुति कार है, गाड़ी का नंबर है JK01E0690, ये मारुति कार है। उसके बाद तीसरा इसका एसोसिएट है यासिर अहमद वानी, इसको ही पकड़ा गया। ये चारों आदमी को हम लोग पकड़ लिए हैं। दर्शकों, जो शराब के कारोबार से, वाइन ट्रेड से जुड़े हुए लोग जो है, लीकर ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि यूटी बनने से सबसे बड़ा नुकसान उनका हुआ है, क्योंकि अब नई एक्साइज पॉलिसी में नए सिरे से, हालांकि उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसके पास डोमिसाइल होगा वो ही ई बिडिंग में शामिल हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो लीकर ट्रेडर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उनको लगता है कि बाहर जो दूसरे राज्यों में लीकर का ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर आकर के किसी डम्मी व्यक्ति को खड़ा करके हमारे कारोबार को चोट पहुंचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो होलसेलर वाइन ट्रेडर्स हैं, लीकर ट्रेडर्स हैं, होलसेलर लीकर ट्रेडर्स का काफी सारा पैसा जो है रिटेलर के पास फंसा हुआ है। अब रिटेलर उसको पैसा वापस नहीं दे रहा है, बहुत सारी चिंता है। आइए देखते क्या कहना है। ठीक है, उसके लिए उसको ये शो करना पड़ेगा या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी उतनी अमाउंट की, चाहे 2 करोड़ हो चाहे 3 करोड़ हो, या उसको अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि मेरी ये इंसॉल्वेंस प्रॉपर्टी है, ये आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अब आपको पॉलिसी पे लेके चल रहा हूँ। आपको आपकी दुकान की कमाई है सारे साल में 6 लाख रुपया। ठीक है, आपकी मिनिमम बिड स्टार्ट होगी 5 लाख से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है ये क्या है शराब, क्या नहीं है, सिर्फ नाम सुना है शराब वालों को बहुत कमाई है। ठीक है, कोई अगर बिड दे देता है उसको 10 लाख रुपया, उसका मकान भी बिकेगा, उसका सब कुछ बिकेगा, उसका कुछ नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से बनाई गई है ताकि जो मौजूदा लोग हैं उनको पता है सब कुछ, वो इसमें एंटर ही ना हो पाएँ। दूसरा आ गई बात रेवेन्यू के लिए उन्होंने क्या किया, जो ड्यूटियाँ पहले 37 रुपये पर बॉटल थी वो अब कर दी इस पॉलिसी में 45 रुपये बॉटल। जो ड्यूटी पहले 17 रुपये बॉटल में थी JK देसी की, वो कर दी 20 रुपये बॉटल। तो नेचुरली वो कास्ट फैक्टर बढ़ गया या कम हो गया। फिर दूसरी बात है, पहले मैं अगर 5 लाख रुपया देता था, आज मैं 10 लाख रुपया दूंगा, तो रेवेन्यू गया गवर्नमेंट को, तो कास्ट फैक्टर कहाँ गया? कास्ट फैक्टर तो कंज्यूमर में गया। मैं इतना ही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो भी करना है सोच समझ के, पुराने लाइसेंसियों, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो पुराने लाइसेंसियों से बात करो भाई, उनका लाइसेंस रिन्यू करो। रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने फिक्स करना है ना, हमने नहीं करना फिक्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हूँ, कोई बाहर से आता कहता तू अपना सर्टिफिकेट मुझे दे दे, मैं तेरे नाम पे दूंगा बिड, हैं तेरे नाम पे बिड देता हूँ, तेरी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाता हूँ, हो गया खत्म। मैं तो मतलब नाम तो मेरा चला ना, टैक्स और लाइबिलिटी मेरे भी आई ना, वो तो नहीं उस पर आई। आप रात को 1:30 बजे अपलोड करते हैं उसको पॉलिसी को, और सुबह बुला के 12 बजे कहते हैं, 2 बजे कहते हैं जी इसके जवाब दीजिए। कैसे कोई जवाब देगा इसका? तो मेरे फादर पहले इंसान थे जिन्होंने अमरनाथ यात्रा कराई थी पीक मिलिटेंसी में। उसके बाद मिलिटेंस की थ्रेट आई हमारे घर में और वहाँ पर मिलिटेंट अटैक हुआ, जिसमें मेरी मदर बेड रिडन हो गए, आज तक बेड रिडन है, और मेरे फादर की डेथ हो गई। और 98 में मुझे कैपेशनेट ग्राउंड पे एक लाइसेंस मिला था कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो आज मेरे से वो भी छीना जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम मेरा कसूर क्या था कि मुझे तो अपना गवर्नमेंट जॉब मिली ना कुछ मिला, सिर्फ एक लाइवलीहुड के लिए सोर्स मिला था जो उन्होंने आज वो भी छीन लिया है। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जिसको कैपेशनेट ग्राउंड पे एक लाइसेंस देती हो आप, किसी को पेट्रोल पंप देते हो, किसी को मरने वाले को आप देते हो, तो उसे वापस होना ले लेते हो 5-10 साल के बाद। और अगर ये मेरी मदर की हालत है, ये हुआ था 94 में, तो आज आप मुझसे वो कहते हो सब कुछ वापस ले लेना है, तो अब मैंने कहाँ जाना है? मेरी मदर की दवाइयाँ कहाँ से लानी है? अपना घर कैसे चलाना है? आप आज कहते हो मिलिटेंसी इफेक्टेड फैमिलीज़ को अपने रिहेबिलिटेट करना, जो पहले की हुई हैं आप उनको झाड़ रहे हो।
दर्शकों, इसमें काफ़ी सारे यूथ भी जुड़े हुए हैं। युवाओं का भी कहना है कि कम से कम मौका दिया जाना चाहिए था। अचानक से इतना बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं इस व्यवसाय से जुड़े हुए कितने परिवारों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस व्यवसाय के लिए दुकान पे जो सेल्समैन रखे हुए हैं उनके से भी नुकसान होगा और बाकी दीगर को जो लोग हैं उनको भी इसके सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए चिंताएं गहरी होती जा रही हैं और जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है या फिर पब्लिक डोमेन में रखी गई है, जो सजेशंस मांगी जा रही हैं, उसको लेकर के भी लोग चिंतित हैं। सर, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, नए घर बना रहे हो और पुराने घर तोड़ रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही चीज़ क्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मुद्दे वाली बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे लाइसेंसेस जो भी हैं वो 2003 से पहले हैं। आपको याद होगा पीडीपी की गवर्नमेंट में 2005 में लाइसेंस कुछ इशू किए गए, वो 61 लाइसेंसेस इशू किए गए और 2006 में ही बाय द विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन दोज लाइसेंसेस हैज़ बीन फ्रॉड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपनी दुकानें चलाई हैं कोर्ट के थ्रू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाएं। उन्होंने 15 साल रन किया काम। सर, हमारी जो पॉलिसी, जो हमारा काम था, जो इतनी पुरानी टाइम से चला आ रहा है और उसको विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आप तबाह कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, 2000 नुकसान मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि नुकसान सर 30,000 फैमिली जुड़ी हुई है, ना कि एक लाइसेंसी इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। कितने लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं सर, एक फैमिली नहीं है, 30,000 फैमिली। आप समझ सकते होंगे, आप भी इतने समझदार हो, आप भी इतने इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी समझना चाहिए 30,000 फैमिली कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात, 2020 28 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला जो भी लाइसेंस के हिसाब से था। सर, वो 60 बंदों की लिटिगेशन थी। कितने बंदों की थी? 60 बंदों की लिटिगेशन थी। हम 161 लाइसेंस उसमें इन्वॉल्व किए गए। उसके पीछे तो इसका मतलब कि बहुत ही कोई प्लानिंग, बहुत ही कॉन्स्पिरेसी है और एक मतलब साजिश है इसकी। हम कहाँ जाएं? आप मुझे बताओ। और हमारी सिंपल सी यही गुहार है एलजी साहब से कि प्लीज़ सर जागें और इस चीज़ में इंटरवीन कीजिए। गरीब बंदा इसके अंदर बिड नहीं लगा पाता। इसके अंदर सर माफिया का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत लाजमी बात है। ये पॉलिसी से आप सर इतने लोगों की रोज़ी रोटी छीन कर कुछ चंद गिने चुने पैसेदार लोगों को देने के लिए, चंद पैसे ज़्यादा देने के लिए, रेवेन्यू वो ज़्यादा दे रहे हैं, आप उनको देने को तैयार हैं। रेवेन्यू भी ज़्यादा है। और 30,000 मानिए कि 30,000 फैमिलीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब रातों रात उन्हें बेदखल कर रहे हैं। हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है, आज तक आप भी मीडिया में हैं, आज तक आपने देखा है कि हमारी स्टेट के अंदर कभी भी नकली शराब जैसा शब्द या नकली शराब से मौत ये कभी आज तक हुई नहीं है। यूपी, बिहार, पंजाब, ये इन स्टेट्स में होती थी, लेकिन आज वो स्टेट्स हमारी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही हैं, ठेके से लाइसेंस पे आ रही हैं। क्यों? उससे एक जॉब सिक्योरिटी होती है। हर साल तलवार नहीं लटकती है कि आज आपका रोजी रोटी छिन जाएगी। दर्शकों, वहाँ मौजूद महिला ने कहा कि मैं एक वाइन ट्रेडर्स की बेटी हूँ, मेरी शादी वाइन ट्रेडर्स के साथ हुई, मेरा बच्चा भी आगे वाइन का कारोबार कर रहा है, लीकर का कारोबार कर रहा है। ऐसे में करीब 6 दशकों से हम इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम से, एक स्ट्रोक से हमें सरकार इससे बेदखल करना चाहती है। हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सर, मेरा नाम मेरी पहचान में छुपा हुआ है। मेरी पहचान ये है, मैं एक शराब वाले की बेटी हूँ, शराब वाले की बहू हूँ, शराब वाले की बीवी हूँ और अब ये बेटा मेरा अब एक शराब वाले की माँ हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा नाम है। मेरी रग रग में मेरा बिजनेस बसा हुआ है। तो सर, ये मेरी चौथी पीढ़ी है इस बिज़नेस में। तो सर, अगर चौथी पीढ़ी, हम इतने सालों से, 60 सालों से हम सेवाएं दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमें कहती है, डिपार्टमेंट जो हमें कहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, हम मान रहे हैं। हम एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह अपने डिपार्टमेंट की बात मानते हैं सर। टाइम टू टाइम जब भी कोई ऐसी आती है, कोई नई पॉलिसी, कोई नया टैक्स, हमें ऑर्डर आ जाता है, चलो हम फटाफट पहुंच जाते हैं ऑफिस में, जाके क्लियर कराते हैं। तो सर, मेरा ये प्रशासन से, आपके माध्यम से ये पूछना है, आप प्रशासन से पूछिए कि क्या रीज़न क्या है, किस बात की सज़ा दे रहे हैं हमने? क्या हमने कुछ उनका गवर्नमेंट का पैसा खाया है, टैक्सेस पे नहीं किए हैं, या कोई भी हमारे ऊपर वायलेशन ऑफ रूल्स है? अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर क्यों
क्यों सर? गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है, गवर्नमेंट को अगर विकास करना है तो दीजिए ना सर। बड़े अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको दीजिए, नए लाइसेंसेस निकालिए। बड़ी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों कुछ पुलिस में है, किसी में वो शहीद हो गए आतंकवाद का सामना करते करते, उनको सर्वाइवल की जरूरत है, उनकी फैमिलीज को दीजिए। कुछ एक्स सर्विस मैन है जो किसी वजह से बेचारे हैंडीकैप्ड हो गए, उनको दीजिए। सारे समाज की सहायता कीजिए, सारे समाज की सहायता कीजिए। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में हम सब जनरल में आते हैं, नॉट कोई स्पेशल कैटेगरी। आप बिडिंग की बात कर रहे हैं, बिडिंग तो पैसे वाले ले जाएंगे, तो पैसे वालों के पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी बिजनेस है, फिर उनको हमारा काम क्यों दिया जा रहा है? महाशिवरात्रि को लेकर होने वाले मेले में किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर के डिप्टी मेयर ने तैयारियों का जायजा लिया। ये हमारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला लगता है, उसको हम सफल कैसे बना पाए, एक कोशिश की गई सब डिपार्टमेंट्स के माध्यम से एक साथ काम करके इस मेले को स्वस्थ और माहौल में हम कैसे जनता को समर्पित कर पाए, इसका प्रयास हमारा रहा है। समीक्षा तभी होगी जब जनता इसके कमेंट्स अच्छे देगी। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कि जो यहाँ एक्टिवली काम करके जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करते हैं और अपने ऑनरेबल चेयरपर्सन्स का। दर्शकों, शिवरात्रि को लेकर के पीर को और रणसू में जो मेला होता है, वार्षिक मेला, वो आज से शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मेले का उद्घाटन किया। फाइनल टच दिया गया है और यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु इस शिवरात्रि के मेले का आनंद लेने या भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए, वो उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े, ऐसे ही हमारा प्रयास है। और सारे कंसर्न डिपार्टमेंट, इवन यहाँ के जो हमारे वार्ड नंबर 3 के जो हमारे कॉरपोरेटर है, जिसमें पीरखो मंदिर की यहाँ रहता है, उनकी तरफ से पिछले 1 महीने से एफर्ट चल रहा है कि पीरखो का मेला जो हर साल यहाँ पे एक श्रद्धा पूर्वक लगता है, उसकी गरिमा बनी रहे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।